हैलोजन यौगिकों को बनाने की विधियां। आज के लेक्चर में मैं आपको हैलोजन यौगिकों को बनाने की कुछ मुख्य विधियों को समझाऊंगा। इनमें से सबसे पहली विधि एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। देखिए, एल्केन का हैलोजनीकरण मतलब एल्केन की अभिक्रिया किसी हैलोजन के साथ कराना। देखिए बच्चों, ये क्रिया एक मुक्त मूलक विस्थापन अभिक्रिया है। मुक्त मूलक विस्थापन। इसका अर्थ क्या हुआ कि एल्केन का एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन परमाणुओं को किसी मुक्त मूलक के द्वारा विस्थापित कर दिया जाए, यानी हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह कोई मुक्त मूलक लगा दिया जाएगा। दूसरी बात बच्चों कि ये एक श्रृंखला अभिक्रिया है, अर्थात जब ये अभिक्रिया एक बार प्रारंभ हो जाएगी तो जब तक कि सभी हाइड्रोजन परमाणुओं को विस्थापित नहीं करेगी, यह नहीं रुकेगी। जैसे आप एक उदाहरण के रूप में देखिए, हम मीथेन CH4 मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं और ये अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी। सूर्य का प्रकाश Cl2 को क्लोरीन मुक्त मूलक में परिवर्तित कर देगा और उसके बाद वह मुक्त मूलक मीथेन के चारों हाइड्रोजन परमाणुओं को एक एक कर हटा देगा। जैसे सबसे पहले पहला हाइड्रोजन हटेगा और CH3Cl बनेगा। अब CH3Cl फिर अभिक्रिया करेगा, एक और हाइड्रोजन यहां से हटा दिया जाएगा, CH2Cl2 बनेगा। फिर CH2Cl2 अभिक्रिया करेगा और एक और हाइड्रोजन हटा दिया जाएगा। इसके बाद CH3Cl अभिक्रिया करेगा और लास्ट हाइड्रोजन भी हटा दिया जाएगा और CCl4 बन जाएगा। तो इस प्रकार आप किसी एल्केन को हैलो एल्केन में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहां हमने सबसे पहले क्लोरोमीथेन बनाया, इसके बाद डाइक्लोरोमीथेन बना, इसके बाद
क्लोरोफॉर्म इससे बना, CHCl3 को हम कहेंगे क्लोरोफॉर्म। और इसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये बना। अब देखिए बच्चों, जो क्लोरोफॉर्म है आप जानते हैं कि पुराने समय में इसका उपयोग मरीजों को बेहोश करने के लिए किया जाता था। कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग आग बुझाने वाला फोम बनाने में किया जाता है। तो यदि आप किसी एल्केन को हैलोजन यौगिकों में परिवर्तित करना चाहते हैं तो आपको मुक्त मूलक विस्थापन अभिक्रिया करनी होगी, क्योंकि ये एक श्रृंखला अभिक्रिया है। तो इस कारण इससे जो उत्पाद बनेंगे उनकी संख्या काफी ज्यादा होगी। देखिए, जब हमने सिर्फ एक कार्बन वाला एल्केन लिया तो हमें 4 उत्पाद मिले। इसी प्रकार जैसे जैसे आप कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो उत्पादों की संख्या भी बढ़ने लगेगी, और इन उत्पादों को अलग अलग करना एक कठिन कार्य है। इस कारण से यह विधि एक अच्छी प्रयोगशाला विधि नहीं है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि एल्केनों का हैलोजीकरण प्रयोगशाला विधि के रूप में अच्छी क्यों नहीं है? तो आप इसका आंसर देंगे क्योंकि इससे उत्पादों की संख्या बहुत अधिक बनती है और उनको अलग अलग करना एक कठिन कार्य है, इसलिए यह एक अच्छी प्रयोगशाला विधि नहीं है। लेकिन निर्माण के लिए यह एक अच्छी विधि है, क्योंकि आपको एक ही अभिक्रिया से बहुत सारे उत्पाद मिल जाते हैं। तो ये अच्छी निर्माण विधि तो है, लेकिन अच्छी प्रयोगशाला विधि नहीं है। तो ये आज की पहली विधि। चलिए दूसरी विधि की तरफ चलते हैं। एल्कीन में हैलोजन अम्लों के योग से, देखिए बच्चों, HCl, HBr, HI, HF ये हैलोजन अम्ल है। और एल्कीन कौन से यौगिक होते हैं? जिनमें डबल बॉन्ड हो। तो किसी एल्कीन में हैलोजन अम्लों का योग करने से भी आपको हैलो एल्केन मिलते हैं। ये विधि 2 भागों में पढ़ी जाएगी। पहला भाग है जब आपके पास एक सममित एल्कीन हो, और दूसरा भाग है जब आपके पास एक असममित एल्कीन हो। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि किसी सममित एल्कीन और असममित एल्कीन से हमारा क्या अर्थ है। देखिए, कोई भी एल्कीन सममित तब होगी जब डबल बॉन्ड के दोनों ओर कार्बन की संख्या समान हो। जैसे आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड के दोनों ओर कार्बन की संख्या समान है। या आप यहां देखिए, डबल बॉन्ड के दोनों ओर कार्बन की संख्या समान है, तो ये सममित है। और आप असममित इसको तब कहेंगे जब डबल बॉन्ड के दोनों ओर कार्बन परमाणुओं की संख्या समान न हो। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ पर एक ही कार्बन है। तो सममित और असममित, आप इनका अंतर समझ गए होंगे। अब देखिए, जो सममित एल्कीन है, जब ये हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया करेगी
तो साधारण रूप से हेलो एल्केन बनेंगे। देखिए, ये एक योग अभिक्रिया है, योग अभिक्रिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड है ये टूट जाएगा। ऐसा करने से दोनों कार्बन के पास एक एक संयोजकता मुक्त हो जाएगी और उन पर एक पर हाइड्रोजन और एक पर हैलोजन ये लगे। ठीक है ना। आप इसकी जो क्रिया है उसे समझ लीजिए। ये डबल बॉन्ड वाला एल्कीन है। जब आप इसकी अभिक्रिया HX के साथ कराएंगे तो डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड टूट जाएगा और पाई बॉन्ड टूटने के बाद आप समझ लीजिए कि दोनों कार्बनों के पास एक एक समूह जुड़ने के लिए स्थान हो गया। अब आप किसी भी स्थान पर हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं और किसी भी स्थान पर हैलोजन जोड़ सकते हैं। देखिए, अगर आप इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखना चाहें कि हैलोजन को आपने इस वाले कार्बन पर जोड़ दिया और हाइड्रोजन को इस वाले कार्बन पर जोड़ दिया, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा कब होगा? जब हमारे पास एक सममित एल्कीन हो। मैं आपको दो उदाहरण दे देता हूं। देखिए, हमारे पास इथीन है, इथीन, और हम इसकी अभिक्रिया HCl के साथ करा देते हैं। तो देखिए, एक कार्बन के पास हाइड्रोजन चला गया इसके पास, तो CH2 से ये CH3 हो गया, और दूसरे कार्बन के पास एक Cl चला गया। तो इस तरह से आपको क्लोरोइथेन उत्पाद के रूप में मिला, क्लोरोइथेन। अब आप इस Cl को यहां लगा लीजिए और इस H को यहां लगा लीजिए, तब भी आपको क्लोरोइथेन ही प्राप्त होगा। इसी तरह यदि हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ब्यूट 2 इन लेते हैं, ब्यूट 2 इन, और इसकी अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं, तो ये वाला जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड ये टूट जाएगा और एक हाइड्रोजन इस वाले CH के पास चला गया, तो ये CH2 हो गया। इस वाले CH के पास Cl चला गया, तो इस तरह से आपको 2 क्लोरोब्यूटेन उत्पाद के रूप में मिला, 2 क्लोरोब्यूटेन। अब आप इस Cl को अगर यहां लगा देंगे और इस H को यहां लगा देंगे, तब भी ये 2 क्लोरोब्यूटेन ही होगा। ये कब होगा बच्चों? जब हमारे पास एक सममित एल्कीन हो। यदि सममित एल्कीन होती है तो अभिक्रिया इस तरह से होगी। लेकिन यदि हमारे पास एक असममित एल्कीन है तो ये अभिक्रिया अलग तरह से होगी। जिस तरह से हमने ये अभी की है इस तरह से नहीं होगी। और यहाँ एक नियम हमें प्रयोग करना पड़ेगा जिसको मार्कोनी-पोव का नियम कहते हैं। मार्कोनी-पोव के नियम के अनुसार ये अभिक्रिया होगी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मार्कोनी-पोव का नियम क्या है। ये एक इम्पोर्टेंट नियम है।
एग्जाम में ये आ जाता है, मार्कोनिकोव नियम। अब देखिए बच्चों, ये नियम क्या है? ये नियम है कि असम्मित एल्कीनों में जब हैलोजन अम्लों का योग किया जाता है तो हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन हो। देखिए एक बार फिर आप इस नियम को समझ लीजिए। मार्कोनिकोव नियम के अनुसार यदि किसी असम्मित एल्कीन में, देखिए मैं आपको इसे लिखकर बता देता हूं, यदि आपके पास एक असम्मित एल्कीन में हैलोजन अम्लों के योग के समय देखिए बच्चों, इसमें यह आवश्यक नहीं है कि आप सिर्फ हैलोजन अम्ल ही लेंगे। कोई भी असम्मित अभिकर्मक आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो असम्मित एल्कीन में हैलोजन अम्ल के योग के समय ऋणात्मक भाग, अब क्योंकि यहां पर जो ऋणात्मक भाग है वो कौन है? एक्स। ऋणात्मक भाग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन हो, कम हाइड्रोजन हो। देखिए बच्चों, ये मार्कोनिकोव का नियम है। जब भी आप किसी असम्मित एल्कीन में असम्मित अभिकर्मक जैसे कि हैलोजन अम्ल का योग करेंगे तो ऋणात्मक भाग, उस अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन हो। बात को आप समझ गए ना? यानी जो मार्कोनिकोव नियम है उसके अनुसार ये क्रियाएं होंगी। अब जो मार्कोनिकोव नियम है ये बच्चों एग्जाम में भी आ जाता है, तो आप इसे एग्जाम के लिए भी याद करेंगे। चलिए मैं अब आपको यही बात कुछ उदाहरण लेकर के समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक असम्मित एल्कीन है, प्रोपीन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। आप देख सकते हैं कि यह असम्मित है क्योंकि डबल बॉन्ड के इस तरफ 2 कार्बन है और इस तरफ 1 कार्बन है। तो जब आप हैलोजन एसिड को इसके साथ योग कराएंगे तो जो ऋणात्मक भाग है ये Cl, ऋणात्मक भाग डबल बॉन्ड के उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। आप देख सकते हैं इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो ऋणात्मक भाग उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है और धनात्मक भाग उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास 2 हाइड्रोजन, मतलब ज्यादा हाइड्रोजन है। तो देखिए ऐसा करने से जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? CH3 CH, अब देखिए इसके साथ Cl लगा हुआ है, प्लस CH3,
सॉरी CH3, ये बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हुआ, 2-क्लोरोप्रोपेन। देखिए बच्चों, ये हमारा मुख्य उत्पाद होगा, जो ज्यादा मात्रा में बनने वाला उत्पाद है वो ये होगा। हालांकि साथ में थोड़ी मात्रा में दूसरा समावयवी भी बनेगा, जिसमें ये Cl यहाँ अटैच होगा और H यहाँ अटैच होगा, यानी CH3 CH2 CH2 Cl, 1-क्लोरोप्रोपेन, ये भी बनेगा। लेकिन देखिए, जो मुख्य उत्पाद है वो कौन है, मुख्य उत्पाद है 2-क्लोरोप्रोपेन। तो देखिए बच्चों, आपको ये बात ध्यान से समझनी चाहिए कि यदि सममित एल्कीन है तो आप उसमें हैलोजन को डबल बॉन्ड के दोनों में से किसी भी कार्बन के पास जोड़ सकते हैं। लेकिन यदि असम्मित एल्कीन है तो हैलोजन अम्ल के ऋणात्मक भाग, अर्थात हैलोजन को डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जोड़िएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आई। अब यहां एक और नियम है जिसको प्रति मार्कोनिकोव नियम कहते हैं। प्रति मार्कोनिकोव नियम। जैसे कि आप नाम से समझ रहे होंगे, प्रति यानी जो मार्कोनिकोव नियम है उसका उल्टा ये नियम है। अब बच्चों, ये नियम दो कंडीशंस में अप्लाई होगा। दो कंडीशंस होंगी, जब आप उन दो कंडीशंस को पूरा कर देंगे तब ये नियम अप्लाई होगा। पहला नियम क्या है कि ये सिर्फ HBr के साथ ही संभव है। अगर आप HCl या HI लेंगे तो इन दोनों के साथ ये नियम नहीं लगाया जा सकता। इसका कारण यह है बच्चों कि जब हम प्रति मार्कोनिकोव नियम का प्रयोग करते हैं तो अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रिया विधि से चलती है। HCl में जो आबंध ऊर्जा है वो अधिक होने के कारण मुक्त मूलक का बनना संभव नहीं होता, इसके कारण ये अभिक्रिया नहीं होती। जबकि HI में आबंध ऊर्जा सबसे कम होने के कारण मुक्त मूलक तो बन जाता है, लेकिन वह मुक्त मूलक यानी I मुक्त मूलक बहुत अधिक कमजोर होता है, जिसके कारण वह एल्कीन पर आक्रमण नहीं कर पाता। तो इस कारण प्रति मार्कोनिकोव का नियम सिर्फ HBr के साथ ही संभव है। दूसरी बात, ये नियम तब लागू होगा जब आप कोई कार्बनिक पर ऑक्साइड अभिक्रिया में मिलाते हैं। तो देखिए, ये दो कंडीशंस हैं। यदि आप इन दो कंडीशंस को अप्लाई कर देते हैं तो प्रति मार्कोनिकोव का नियम लागू हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। अब प्रति मार्कोनिकोव का नियम है क्या? किसी असम्मित एल्कीन में कार्बनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr के साथ योग करते समय ऋणात्मक भाग
यानी Br, ऋणात्मक भाग डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो देखिए आपने देखा कि ये मार्कोनिकॉफ नियम का उल्टा नियम है, यानी जो हम मार्कोनिकॉफ नियम देख रहे थे उसका उल्टा नियम है। तो यहां पर क्या होगा कि अगर हमारे पास यही प्रोपीन हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और आप इसकी अभिक्रिया HBr के साथ कराते हैं और ये किसकी उपस्थिति में होगी, एक पर ऑक्साइड की उपस्थिति में होगी, पर ऑक्साइड की उपस्थिति में। तो ये Br उस कार्बन के पास जाएगा डबल बॉन्ड के जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो इस तरह से 1 क्लोरोप्रोपेन इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद होगा और 2 क्लोरोप्रोपेन इस अभिक्रिया का सह उत्पाद होगा, यानी ज्यादा मात्रा में ये बनेगा। तो देखिए बच्चों, आज के इस लेक्चर में हमने 2 विधियों से हैलोजन यौगिकों को बनाना सीखा। अगली वीडियो में मैं जो शेष विधियां हैं उनके बारे में आपको बताऊं।